इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, क्या आया था फॉर्मूला सागर बताओ? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही आया था? हैं? तुम नहीं थे? अच्छा, चलो ठीक है। तो बेटा वो रिकॉर्डिंग जो है उसको देख लेना ना, उसी वाले चैनल पे है। ठीक है, अब दूसरे चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं, जितनी भी है जिसमें हमारा फेस आ रहा है वो वाली वीडियो। अब हम लोग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट of uniform charge density। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म ड्यू टू प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके, चलिए गुड। तो एक हम बनाते हैं प्लेन शीट प्लेन 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 जैसे पेपर होता है प्लेन, ऐसे। तो ये वाला डायग्राम ये वाला बनाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके लिए वाईफाई चाहिए। तो ये हमारी एक प्लेन शीट है पेपर की तरह। इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज +Q। पूरे पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक। हम्म हम्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये प्लेन शीट है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी?
बोलिए कौन सी वाली यूज की जाएगी? भूल गए? सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। एरिया इसका होगा ना, लेंथ तो होगी नहीं। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी यूज की जाएगी वो क्यू अपॉन ए करी जाएगी। तो अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट की वजह से निकालनी है। तो क्या करें? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बताइए? गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। ठीक है। और सिमेट्रिकल का मतलब जहां पर चार्ज है उसके चारों तरफ उसकी शेप बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बताइए सिमेट्रिकल कैसा बनेगा? यहां पर भी हम लोग सिलेंड्रिकल ले लें। क्या ले लेंगे? सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ले लीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल कब होगा? चार्ज तो बीच में यहाँ पर है, तो इधर भी जितनी लंबाई ली है उतनी इधर भी होनी चाहिए। तो ये हमें सिलेंडर कितना लंबा बनाना पड़ेगा? ये सेंटर से जितना लंबा इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। ठीक है, तब ये सही सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये सिलेंडर है तो ये जरा सा ठीक नहीं लग रहा। हम्म हम्म तो इसको ऐसे बना देते हैं। ये हो गया। तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। एक हम लोगों को यहाँ पर भी दिखा देते हैं ताकि जो है वो ये मैंने क्या किया, ये जो प्लेन इनफाइनाइट शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, प्लेन शीट या
ब्रेक यहाँ लिख दीजिए इनफाइनाइट। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक बीच में छोटा सा सर्कल लिया। ओके, जब मैं ये छोटा सा सर्कल लूंगा तो इस सर्कल का कुछ रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस क्या हो जाएगा, इसको मैं आर मान लेता हूँ। कैपिटल आर लूँ स्मॉल आर, चलो कैपिटल आर ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, एल। तो इधर वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, एल। ये सिमेट्रिकल कब होगा, जब इधर की लंबाई बराबर हो। सिलेंडर है ना, तो ये अब मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। इसके बारे में बेटा डिटेल में मैंने बताया, ये लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है सागर, हाँ। उसी में फिर हमने निकालना सिखाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। एक गॉस साहब ने दिया था, गॉस लॉ क्या कहता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बताओ चार्ज इस सिलेंडर के इनसाइड कितना है, इतने एरिया में जो चार्ज आ रहा है वही तो है, हैं? और इतने एरिया में चार्ज कितना आ रहा है, तो चेक करिए इतने एरिया में चार्ज कितना आ रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो एरिया मेरा कितना है, क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू कितना आएगा, क्यू इनसाइड, बोलिए क्यू इनसाइड कितना आएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। चाहे क्यू इंटू ए लिख लो, चाहे पाई आर स्क्वायर लिख लो, तो ये एस सिग्मा इंटू ए ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा चार्ज हो गया इनसाइड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, जल्दी से नोट करिए इतना। फिर दूसरा वाला फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला और है फ्लक्स का, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इनटू ई डॉट डी ए। दूसरा फॉर्मूला ये है बेटा। इससे जो है वो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, तीन। एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये वाला है, और ये एक स्फेरिकल सरफेस है ये वाला, सिलेंड्रिकल जो है, दो तीन सरफेस हो गए। तो इस वाले सरफेस को अगर मैं सरफेस 1 कहूँ तो ये फ्लक्स 1 हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लक्स 2 हो गया। और ये जो सिलेंड्रिकल है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस सिलेंड्रिकल की वजह से फ्लक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, सागर लिख लिया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए कैसे कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है ना, ऐसे परपेंडिकुलर। तो इस पॉजिटिव चार्ज की शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो तो परपेंडिकुलर निकलती है, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इस तरफ निकलेगी और इधर इस तरफ निकलेगी, यही डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया एक, ये रहा,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस तरफ इधर बना लीजिए, ये हो गई। ठीक है, गुड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जो भी एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर। तो इस वाले के बताइए, एरिया वेक्टर इसके क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा एरिया है, ये ठीक है ना, ये एरिया ऐसे ही तो आ रहा है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो डी ए या ए, खाली ए लिख देता हूँ, इसका एरिया ए है। तो एरिया वेक्टर भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। सेम यहाँ पर केस होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा? 0। जल्दी से इतनी बात लिखिए, दोनों तरफ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो गया। गुड। हो गया। तो ये फ्लक्स φ1 और φ2 क्या हो जाएगा? φ1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है इस डिस्टेंस पे कांस्टेंट है, वो ई रहेगी, है? और एरिया वेक्टर भी इसका कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर। चलिए लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। भाई जो इसका एरिया होगा वही एरिया तो इस सिलेंडर का भी होगा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और एंगल कॉस 0 डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ई डॉट की जगह ई डी ए डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो थीटा हो गया 0, कॉस 0 क्या होता है? 1, तो इंटू 1 हो गया। φ2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? φ2 की वैल्यू ये भी क्या हो जाएगी? ई ए कॉस 0 यानी 1, सीधे ई ए लिख दे रहा हूँ, है? और पाई आर स्क्वायर लिखना चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख दो आप, या इधर ई ए रहने देते ताकि दोनों चीज आपके दिमाग में रहे। ठीक है, दोनों सेम ही है। φ3 की वैल्यू बताओ क्या होगी? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है? हमेशा सरफेस के, सागर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये मेरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर ये हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो एरिया वेक्टर मेरा ये है यहाँ पर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई इंटू एरिया वेक्टर इंटू 0, तो 0 आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? नहीं, नेट 0 कैसे होगा बेटा? नहीं, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी तो पॉजिटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। वो जो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मैंने कराया था, तो वहां पर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ऐसे ही थी, एरिया वेक्टर ऐसा था, तो वहां पे 180 डिग्री एंगल आया था, चेक करना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, ई ए प्लस
ई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2E A, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2E πr²। लिख लिया। वो चेक जरूर करना मुस्कान, वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ था, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे जो होगा वो एंगल की वजह से होगा, और एंगल जो है यहाँ पे 0 ही है, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, हाँ। तो अब ये हो गया, तो अब देखिए सागर, फ्लक्स ये भी है और फ्लक्स ये भी है। तो जब दोनों फ्लक्स हैं, एक गॉस लॉ से निकाला है, ये कैसे निकाला है गॉस लॉ, इसका फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकाल दिया है, और एक जो है वो हमने इंटीग्रेशन के जरिए से निकाला है। ठीक है, ये मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकली हमने निकाला है। तो दोनों से वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, तो मैं क्या करूंगा दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो जरा इक्वेट करिए, तो इधर वाला है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर वाला क्या है, इधर वाला है 2 इंटू ई इंटू ए। मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भैया, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, देखो ए से ए कट रहा है, तो सबसे पहले जो कट रहा है उसे काट दो। तो क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा ऊपर बचा, और नीचे ये 2 ले आओ, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया। और अगर सिग्मा की जगह क्यू रखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, बोलो, तो भाई सिग्मा बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन एरिया, तो जिसके डिनोमिनेटर में एरिया आ जाएगा, और एरिया किसके बराबर है, πr² के बराबर, तो 2πε0r², ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चाहे सिग्मा की टर्म में याद रखो, चाहे आर की टर्म में याद रखो। लिखो फॉर्मूला, लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलें, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, दो पैरेलल प्लेट,
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, और ये चार्जेस जो हैं बराबर हैं, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का, ये क्या है, ये d है। ठीक है, ये जो d है ये बहुत छोटा है एरिया से। इन प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, a, इसका भी एरिया कितना है, a। चार्ज भी बराबर, एरिया भी बराबर, प्लेट कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक पे बस प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज। इतनी बात लिखो जल्दी से, तब आगे की बात करें। ठीक है, तो एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इधर फर्स्ट पॉइंट पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ बीच में इन दोनों प्लेट के, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो, पॉइंट नंबर 2 दे देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालनी है, एक इधर हो गई, एक यहाँ हो गई, और एक इधर पॉइंट नंबर 3 पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से सागर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, अवे। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो फॉर्मूला ड्राइव कराया है प्लेट की वजह से। और इसकी वजह से क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया दोनों का बराबर है ना, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम है। बोलिए, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, सेम। और है किस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। सेम चीज यहाँ पे होगी, नेगेटिव की वजह से इधर और पॉजिटिव की वजह से इधर। ठीक है, और यहाँ पर भी ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट 0। अब आइए अंदर, अंदर वाला देखो, पॉजिटिव की वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सागर, और नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगी, क्योंकि टुवर्ड दी चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये बताइए, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नेट
भाई हमको मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये तो हो गई इस प्लस वाली प्लेट की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन लगाते नहीं है इसलिए कि ये जो है यहाँ पर चार्ज हमको दिया हुआ, डायरेक्शन हमें पता होता है, कॉमन सेंस से हम यूज करते हैं, वही कॉमन सेंस से यूज किया, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों इस बार ऐड हो गई, सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2, ये भी आधी ये भी आधी, आधी आधी मिलके पूरी हो गई। बनाइए जल्दी से, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो कंडीशन याद है ना क्या मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है तभी अप्लाई होगा कि डिस्टेंस जो प्लेट का है बिटवीन द प्लेट वो बहुत कम होनी चाहिए। हो गया। देखो बेटा, अब ये जो है ये हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल से यही शुरू होने वाला है, हाँ ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एक टॉपिक अगर रह गया वो भी 15 मिनट में खत्म करवा देते हैं। कैसे कैपेसिटर काम करता है इसको समझो, मन गया। हमने दो पैरेलल प्लेट ली, पैरेलल दोनों को चार्ज दे दिया, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो एक पे प्लस चार्ज आएगा एक पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज ही तो करते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो इसमें कैपेसिटर लगा होता है वाइट कलर का सिलेंडर की तरह का, वो क्या काम करता है, वो यही तो होता है, ठीक है। उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब पंखे को चलाना होता है तो पहले वो अपनी एनर्जी देता है, ताकत, समझिए, वरना इस इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी पंखा चल पाएगा। जब वो चला देता है अपनी पूरी ताकत एक साथ झोंक देता है, जितनी एनर्जी उसने स्टोर कर रखी है पूरी की पूरी एक साथ वो सप्लाई करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो उस वक्त उसको घुमाना मुश्किल होता है। जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, उसको आपको धक्का लगाना है तो शुरू में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जब एक बार वो चलने लगती है तो फिर कम ताकत में भी चल जाती है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वही यहाँ पे होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, उसमें ढेर सारी एनर्जी स्टोर होती है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर एनर्जी जो स्टोर करके रखता है, जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हो तो वो पूरी एनर्जी दे करके उस मोटर को घुमा देता है पहली बार में, फिर उसके बाद जो करंट आता है वो उसको मोशन को बनाए रखता है। लेकिन बिना कैपेसिटर के आप चाहोगे वो करंट डायरेक्ट चला दे तो नहीं चला पाता है, तो ये वही कैपेसिटर है। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखो ये जितनी भी एनर्जी होती है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, बाहर स्टोर नहीं हो पा रही है, बाहर स्टोर होने का मतलब वेस्ट हो जाना, तो बाहर कोई भी एनर्जी आ रही है नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे भी, तो जो भी है चार्ज कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वो कहिए कि चार्ज की फॉर्म में रखता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रखता है, जो चाहे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यहाँ पे एनर्जी जीरो, तो जो कुछ भी हमने एनर्जी दी वो इन दोनों के बीच में स्टोर हो गई, और वो किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको याद रखना क्योंकि अगले चैप्टर में इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जल्दी से लिख लिया हो तो अगले टॉपिक पे चले। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow
चलिए मैं भी लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow conducting and non-conducting and solid conducting sphere. एंड की बजाय कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, तो स्फीयर बनाते हैं। कौन सा स्फीयर बनाना है? हॉलो बनाना है। ये स्फीयर मेरा हॉलो, ठीक है। सॉलिड होगा तो कैसा हो जाएगा? इसको मैं, बोलिए, सॉलिड के लिए क्या करूंगा? सॉलिड के लिए इसको डैश डैश ऐसे दिखा देता हूं, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। चलिए आइए, पहली बात लिखिए कि जब हॉलो होगा, पहले हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। ये जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स लिखवाए थे 10-12, उसमें ये लिखवाया था कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लीजिए, चाहे वो क्या लीजिए, स्फीयर बनाइए, चाहे उसका सिलेंडर बनाइए, चाहे क्यूब बनाइए, सारे का सारा जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होती है। आज इसको प्रूव करने का टाइम आ गया है। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा हॉलो स्फीयर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज प्लस क्यू दिया, तो वो बेटा चार्ज कहाँ होगा? बोलिए, वो चार्ज इसके सरफेस पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर तो हॉलो है। दूसरी चीज, अगर मैंने यही सॉलिड कंडक्टिंग ले लिया, ये भी कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग हो तो भी चलेगा, नॉन कंडक्टिंग हो, क्योंकि हॉलो है तो इसका खाली एरिया तो होगा, अंदर तो कोई मटेरियल है नहीं, तो जो भी चार्ज होगा ऊपर रहेगा। अब ये मैंने क्या ले लिया? सॉलिड, सॉलिड यानी अंदर से भी भरा हुआ है, और मटेरियल है कंडक्टिंग, स्फीयर है कंडक्टिंग, यानी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसमें कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है। तो इसमें बेटा क्या होता है, इसके अंदर
कंडक्टिंग के अंदर चार्ज किसी भी स्फीयर के या किसी भी बॉडी के अंदर नहीं रहता है, पूरा का पूरा चार्ज क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज इनसाइड जो होता है, क्यू इनसाइड लिखो इसको, वो 0 होता है। सबका सब कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। क्यू इनसाइड क्या हो गया, 0। यहां पर भी सरफेस पे आ जाता है। हॉलो में तो सरफेस पे रहेगा ही, सॉलिड है तो भी सरफेस पे आ जाता है कंडक्टिंग के अंदर, क्योंकि चार्ज जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर के बाहर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, हाँ यही नॉन कंडक्टिंग होता तो फिर वो तो जो आप अंदर डाल दोगे वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि कंडक्ट नहीं हो सकता, बाहर को ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है ना, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टिंग की कर रहे हैं। तो इन तीनों का हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, तीनों का चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे ही होगा, है। वेरी गुड। तो अब देखिए, इसकी वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो दो जगह निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो निकालनी है इनसाइड और दूसरी निकालनी है आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब अंदर, नहीं वो तो बेटा प्लेन शीट के लिए है, ठीक है। जब अंदर चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। भाई जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसको कहिए तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, लीजिए प्रूफ कर देता हूँ। आइए कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले वही फ्लक्स निकालता हूँ इनसाइड, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, ये किसके लिए कर रहा हूं मैं, इन साइड के लिए कर रहा हूं। तो फ्लक्स इनसाइड क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। बोलिए, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला लगाओ, फ्लक्स इनसाइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ये रिंग लगाते हैं, इसका मतलब 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या होता है, ई डॉट ए डी ए कर दो, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। मुझे बताइए फाइनली क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0, या इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़िए, हम 0 नहीं मानते, हम ई मानते हैं, कुछ होगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए, और वो सरफेस पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन हटा देता हूँ, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, एंगल भी मुझे नहीं पता फिलहाल, छोड़ देते हैं, एंगल भी नहीं पता। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे आया। इन दोनों को आप इक्वेट करिए जरा, इन दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेशन कहाँ गई, ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करिए क्योंकि दोनों ही तो फ्लक्स हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो यहां से ई क्या आ जाएगी, 0 अपॉन ए कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से भी हमने कर लिया था, लेकिन मैंने कहा लाओ मैथमेटिकली भी प्रूव कर दें,
क्योंकि जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती इनसाइड। ठीक है, तो इस बात को नोट करिए, इसको लिखिए जल्दी से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसका रेडियस मैं ले लेता हूं ये रेडियस आर है। ठीक है, इनसाइड मतलब किसी भी डिस्टेंस पे मान लेता हूं स्मॉल आर, मैंने डिस्टेंस ले लिया, तो स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है, तभी तो इनसाइड बनेगा। जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मैंने क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो इनसाइड होगा, और यही मैं बड़ा कर दूंगा तो आउटसाइड हो जाएगा, तो आउटसाइड में खाली बड़ा कर देना है। तो ये लिख लिया। तो किसी भी पॉइंट पे आर की वैल्यू आप 0 से लेकर के कैपिटल आर तक कुछ भी चेंज करते रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और इनसाइड रहोगे आप। ठीक है, अब मैं चलता हूं आउटसाइड। क्या करता हूं, आउटसाइड चलता हूं। चलिए, ले लीजिए, ये आउटसाइड आ गया। आउटसाइड के लिए आउटसाइड का एरो भी बना देते हैं। सेंटर से मान लो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है, चार्ज वही प्लस क्यू है, पूरे पे फैला हुआ है, बार बार वही बात हो रही है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल आर है। तो जब स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से तो ये क्या कहलाएगा, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड के लिए लेस देन आर होगा, तो अंदर रहेगा पॉइंट। अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करूँगा, फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे। वेरी गुड, मुस्कान को समझ में आ गया। तो ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कैसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा चार्ज है उसके चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो स्फेरिकल चार्ज है तो इस बार स्फेरिकली तो गॉसियन सरफेस बनेगा, बोलो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दो, ये देखो स्फेयर बना देता हूँ। कहाँ गया स्फेयर, चलो यही वाला बनाता हूँ कलर चेंज करके, ये रहा। बन गया, नहीं बन गया स्फेरिकल है। ये जो स्फेयर बना, इसका जो रेडियस है वो क्या है, इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, बोलिए, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस यही है स्मॉल आर, यही वाला तो रेडियस है? तो अब इसकी वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, अब तो बच्चों का खेल है, आगे करिए।
तो पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स गॉसियन लॉ की वजह से, गॉस लॉ की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, इधर देखो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड, क्यू चार्ज, चार्ज कितना है, जितना इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है पूरा का पूरा तो इनसाइड ही है, हैं? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्या हो गया, क्यू हो गया चार्ज, जो भी चार्ज है वो इस स्फीयर के ऊपर है और वो तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो क्यू पूरा का पूरा आ जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया फ्लक्स, किससे आ गया, गॉस लॉ से आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन वाला लॉ यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन वाला लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, बोलो, हैं? तो कहीं पर भी निकालो तो एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होगी, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। देखो मैं इतनी मरतबा करा चुका हूँ, अब तो आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि सर जबरदस्ती क्यों लिख रहे हैं, ये तो पता ही है, समझ गया, ये फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस बराबर है तो हर जगह कांस्टेंट रहेगी, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन डीए बचा, और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा एरिया कितना है, पाई, और इसका रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया पूरा एरिया, ठीक है ना। तो लिखो इसको जल्दी से, और फिर इन दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे कितनी आ रही है। हो गया, चलो तो क्या है आंसर बताइए, एक तरफ रख दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूसरी तरफ क्या रखना है, ई पाई आर स्क्वायर, यस। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसका अगर ग्राफ बनाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का तो कैसा बनेगा, एरिया हमने सही लिखा है क्या, हाँ स्फीयर का 4 पाई r² होता है और याद नहीं दिलाया, ठीक है। यहाँ पे हमको एरिया क्या लिखना है, 4 पाई r²,
4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भूल आदमी कभी कभी कर जाता है गलती। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका। स्फीयर के साथ ही बनाते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कोऑर्डिनेट ये है और ये आर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तीनों का ग्राफ भी एक जैसा बनेगा, डेरिवेशन भी तीनों की एक जैसी हुई है। हॉलो, कंडक्टिंग